दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट कर 15 लोगों की जान लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के बारे में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। अल फलाह में उसके साथी डॉक्टरों से जब पूछताछ हुई तो उसमें सामने आया कि जब उसका मन करता था तब वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचता था, जब मन नहीं करता था तो नहीं पहुंचता था, किसी ने उसे रोका टोका तक नहीं। इसलिए डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को अल फलाह यूनिवर्सिटी का लाडला कहा जा रहा है। अल फलाह में उसके साथी डॉक्टरों के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी बेहद कम क्लास लेता था। सप्ताह में 1 या 2 लेक्चर ही लेता था। 15 से 20 मिनट में लेक्चर खत्म कर चला जाता था। अस्पताल में हमेशा उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में ही लगाई जाती थी। अस्पताल में कभी वो ड्यूटी पर नहीं आता था। कई बार मरीज के आने पर कॉल कर उसे बुलाना पड़ता था। पूछताछ में पता चला है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी 2023 में करीब 6 महीने के लिए अस्पताल से चला गया था। वो कहाँ गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। 6 महीने बाद वापस आकर फिर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को क्यों इतनी छूट दी जा रही थी। क्या उसके खतरनाक प्लान की जानकारी मैनेजमेंट को थी? अब ये जांच का विषय है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब जरूर खोजेगी और आतंकी उमर से जुड़े हर राज से पर्दा उठाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अब एक बड़ा दावा किया है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक उमर पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करता था और इसके लिए उसने बाकायदा अपने वीडियोस का इस्तेमाल किया। उमर ने 11 लोगों को 70 से ज्यादा वीडियोस भेजे और इनमें से 12 वीडियोस सिर्फ आतंकी उमर के थे। जिन 11 लोगों को ये वीडियो भेजे गए वो सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इनमें से 4 लोग उत्तर प्रदेश के, जबकि बाकी 7 लोग केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। उमर का मकसद अपने वीडियोस के जरिए इन पढ़े लिखे मुसलमानों का ब्रेन वॉश करना था और उन्हें अपने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल करना था। वहीं आतंकी डॉक्टर उमर के सुसाइड बॉम्बर वाली थ्योरी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नकार दी है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है। उमर ने जो कुछ कहा वो गलत है, वो देश के कानून के खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है और कुछ भी नहीं। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलतफहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है। दिल्ली ब्लास्ट की सूत्रधार डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज की संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो देश विरोधी ताकतों को मिट्टी में मिलाना जानती है। यही कारण है कि एटीएस डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में रहने वाले 100 लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है, जिसमें ये बात सामने आई है कि कई लोगों से इनके पैसों के लेन देन होते थे। एनआईए ने संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू किया। लेन देन के आधार पर अब एनआईए करेगी पूछताछ। बैंक खातों, निवेशों और संपत्तियों की करेगी जांच। एटीएस से मिले बैंक खातों के आधार पर होगी पूछताछ। कॉल डिटेल के आधार पर भी कई लोग रडार पर। शाहीन के पिता की भी जानकारी जुटाई जा रही है। संपत्ति किसके नाम पर और फंडिंग कहां से हुई। कट्टरपंथी गतिविधियों में फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। मतलब साफ है, इन आतंकियों की संपत्ति पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है, क्योंकि मेडिकल के प्रोफेशन में रहते हुए ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैडम सर्जन ने दीपावली के दौरान एक सेमिनार का प्लान किया था जिसकी जिम्मेदारी उसके भाई डॉक्टर परवेज को मिली हुई थी। अब तक कोडवर्ड के जरिए सोशल मीडिया या फोन पर बात करने वाले सभी जिहादी डॉक्टर्स फेस टू फेस मिलने वाले थे। दहशतगर्दी की प्लानिंग का प्रेजेंटेशन दिया जाता था और नाराए तकबीर के भी लगाए जाते थे, जिसके लिए परवेज ने लोकेशन भी तलाशना शुरू कर दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि बैठक के लिए लखनऊ या कानपुर के किसी होटल को चुना जाना था। एटीएस सूत्रों की माने तो परवेज ने इस सीक्रेट मीटिंग के लिए पोस्टर तक तैयार करवा लिए थे ताकि जहां मीटिंग हो वहां किसी को शक ना हो। इससे पहले अदिल की शादी में भी सीक्रेट मीटिंग की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐसे माहौल में इस बैठक का गुप्त रह पाना मुश्किल था। इसी बीच श्रीनगर के नौगाम में दिवाली से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स हाथ लग गए और इसके बाद शुरू हो गया कार्रवाइयों का दौर, जिसके डर से डॉक्टर्स सेमिनार का आयोजन नहीं हो सका। जांच के दौरान यूपी एटीएस को पता चला कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की ओर से तो ऐसा कोई आयोजन होने वाला ही नहीं था।